हेलो बच्चों, आज हम आपका आर्ट इंटीग्रेटेड सिक्किम के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 9th और 10th और 11th 12th और प्राइमरी 6 to 8th भी आया है। ये अब हमारे करिकुलम का हिस्सा बन चुका है, लेकिन 10th और 12th के लिए आया है कि अगर वो बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ही उनके एडमिट कार्ड निकलेंगे। तो बच्चों, अगर आप फाइल बना रहे हो, पीपीटी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो बच्चों, लेकिन मेन मोटिव सरकार का आपको सिक्किम के बारे में नॉलेज देना है। तो प्लीज़ बच्चों, जो भी चीज़ बनाओ उसको अच्छे तरीके से पढ़कर समझ कर बनाना। और थोड़ा मैं भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ इसको सुन लेना, तो आपको सिक्किम के बारे में पूरी तो नहीं कह सकती, लेकिन जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो आएगी। तो ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है या कला एकीकृत लर्निंग है, वो हमारे करिकुलम में आ गई है और हर क्लास में इसके मार्क्स लगेंगे। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। सिक्किम के ऊपर हम सिक्किम देखते हैं इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है। सिक्किम के जो हम कहेंगे वेस्ट साइड, हम पश्चिमी साइड नेपाल है, उत्तरी साइड चाइना है और इसके दक्षिण वाली साइड वेस्ट बंगाल है और पूर्वी साइड भूटान से लगती है इसकी सीमा। आगे बढ़ते हैं। इसका इतिहास क्या है। बौद्ध भिक्षु गुरु रिपोंचे 8वीं शताब्दी में सिक्किम में आए थे, सिक्किम का दौरा करने और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और उन्होंने सिक्किम को आशीष दी थी या आशीर्वाद दिया था कि कुछ सदियों पश्चात वहाँ पर एक राज्य बनेगा। मान्यता के अनुसार 14वीं सदी में खये बुमसा पूर्वी तिब्बत में खाम के म्यंक महल, खये बुमसा 14वीं शताब्दी में पूर्वी तिब्बत के खाम के म्यंक महल में, पूर्वी तिब्बत का खाम का म्यंक महल है, उसके राजकुमार को एक दैवीय दृष्टि के अनुसार दक्षिण की ओर जाने का संदेश मिला था। रात को जब वो सो रहे थे, उनको दैवीय दृष्टि के अनुसार दक्षिण की ओर जाने का आदेश मिला था। इनके ही वंशजों ने सिक्किम राजतंत्र की स्थापना की थी। खये बुमसा राजवंश का वो राजकुमार होगा, 14वीं शताब्दी में था। पूर्वी तिब्बत में खाम के म्यंक एक महल है, उसी में वो राजकुमार था। उसको रात को दैवीय दृष्टि से ये हुआ था आभास कि उसको दक्षिण की ओर जाना है, जाने का आदेश मिला था। और इसी वंश, जिस वंश का वो राजकुमार था, उसी वंश के लोगों ने सिक्किम में राजतंत्र की स्थापना की थी। 1642 में खये के 5वें वंशज फुनत्सोंग नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षु जो कि उत्तर पूर्व तथा दक्षिण से आए थे। 1642 में खये के 5वें वंशज फुनत्सोंग नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षु, जो एक बौद्ध भिक्षु उत्तर से आया था, एक पूर्व से और दक्षिण से आया था, द्वारा सिक्किम को प्रथम चौग्याल बोलते हैं राजा को, चौग्याल घोषित किया गया था। 5वें वंशज फुनत्सोंग नामग्याल को 1642 में 3 बौद्ध भिक्षुओं ने सिक्किम का राजा घोषित किया था। ये मतलब 1642 में 3 बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने फुनत्सोंग नामग्याल जो खये वंशज का पांचवा वंशज था, उसको वहां का राजा घोषित किया गया था। इस प्रकार सिक्किम में राजतंत्र का आरंभ हुआ था। ये वहां के, जब वहां राजतंत्र था, वहां का ये झंडा है, सिक्किम के झंडे का चित्र है ये। और ये बौद्ध भिक्षु गुरु रिपोंचे का चित्र है, जो वहां पर आए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, जिन्होंने सिक्किम का दौरा किया था। और ये दोबारा आ गई वही इन्फॉर्मेशन। सो ये नामग्याल है जो खये के 5वें वंशज हैं, जो फुनत्सोंग नामग्याल हैं, उनका चित्र है, जिनको राजा बनाया गया था सिक्किम का 1642 में। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई थी, ये हमने पढ़ लिया। जिसके बाद नामग्याल राजवंश ने वहाँ पे
33 साल तक सिक्किम पर राज किया था। ये उसी वंश जो पहला राजा बना था, खै वंश का नामग्याल फुनत्सोंग नामग्याल का चित्र है। 1791 में चीन ने सिक्किम की मदद के लिए और तिब्बत को गोरखा से बचाने के लिए अपनी सेना भेजी थी। 1791 में 1791 में चीन ने सिक्किम की मदद करने की कोशिश की थी और तिब्बत को गोरखा से बचाने के लिए अपनी सेना सिक्किम में भेजी थी। नेपाल की हार के पश्चात सिक्किम किंग वंश का भाग बन गया। नेपाल की हार के पश्चात सिक्किम किंग वंश का भाग बन गया, मतलब किंग वंश का भाग बन गया। जब नेपाल हार गया था सिक्किम से, तो सिक्किम किंग वंश का भाग बन गया। पड़ोसी देश भारत में बरतानी राज, यानी कि उस टाइम अंग्रेज राज कर रहे थे। जिस टाइम पड़ोसी देश भारत में जब अंग्रेज थे, बरतानी का मतलब क्या है, जब हमारे देश में अंग्रेज या ब्रिटिश लोग जब हमारे भारत में राज कर रहे थे, पड़ोसी देश भारत में बरतानी राज आने के बाद जब हमारे भारत में अंग्रेजों का राज आ गया था के बाद सिक्किम ने अपने प्रमुख दुश्मन नेपाल के विरुद्ध उससे हाथ मिला लिया। तो जो अंग्रेज थे, इंडिया में अंग्रेज ने आके कब्जा कर लिया था सिक्किम ने। नेपाल सिक्किम का दुश्मन कौन है? नेपाल। तो नेपाल से अपने आप को बचाने के लिए सिक्किम ने जो हमारे भारत में अंग्रेज आए थे उनके साथ हाथ मिला लिया था। नेपाल ने सिक्किम पर आक्रमण किया, यानी कि हमला किया। नेपाल ने सिक्किम पर जब हमला किया एवं तराई समेत काफ़ी सारे क्षेत्र पर, जो सिक्किम का तराई क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। नेपाल ने सिक्किम के ऊपर हमला किया और उसके तराई क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। अपने 9th में तराई क्षेत्र पड़ा था, वो सिक्किम में आता है। तो नेपाल ने सिक्किम पे कब्जा करके तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी वही अंग्रेजों की थी जो उन्होंने भारत पे कब्जा किया था, नेपाल पर चढ़ाई की। क्योंकि अंग्रेज दोस्त बन गए थे सिक्किम के, तो उन्होंने जब इसकी वजह से कि नेपाल ने तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया सिक्किम के, इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर चढ़ाई की, जिसका परिणाम 1814 का गोरखा युद्ध रहा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर चढ़ाई की तो उसके परिणाम स्वरूप 1814 में गोरखा युद्ध हुआ। सिक्किम और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि तथा सिक्किम और बरतानवी भारत के बीच हुई तितालिया संधि। सिक्किम और नेपाल के बीच में कौन सी संधि हुई थी? सुगौली संधि हुई थी। और सिक्किम और बरतानवी भारत के बीच में तितालिया संधि हुई थी, के द्वारा नेपाल द्वारा अधिकृत सिक्किमी क्षेत्र सिक्किम को वर्ष 1817 में यानी कि 1817 में लौटा दिया गया। जब दोस्त बन गए थे अंग्रेज जो भारत में रह रहे थे, तो उन्होंने जब नेपाल ने सिक्किम के तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने जाते थे भारतीय अंग्रेज। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेपाल पर चढ़ाई कर दी, जिसके कारण गोरखा युद्ध हुआ। और उसके बाद सिक्किम और नेपाल के बीच में सुगौली संधि हुई और सिक्किम और भारत में रह रहे अंग्रेजों के बीच में तितालिया संधि हुई, जिसके तहत नेपाल को सिक्किम के तराई क्षेत्र पर जिस पे उसने कब्जा किया था 1817 में छोड़ना पड़ा। जब भी अंग्रेजों द्वारा मोरंग प्रदेश में कर लागू करने के कारण सिक्किम और अंग्रेजी शासन के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई। अंग्रेज दोस्त थे सिक्किम के, लेकिन अंग्रेजों ने, जैसे उनकी आदत थी प्रॉफिट कमाने की, टैक्स लगाने की, तो अंग्रेजों ने सिक्किम के मोरंग क्षेत्र में क्या करा, कर लगा दिए, जिसके कारण सिक्किम और जो अंग्रेज थे भारत में रह रहे थे उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे, कड़वाहट आ गई। नाराज ब्रिटिश शासन ने इस हिमालयवर्ती राज्य पर चढ़ाई कर दी। जब अच्छे संबंध नहीं रहे तो पहले तो वो नेपाल से ब्रिटिश शासन सिक्किम को बचा रहा था, अब खुद ही ब्रिटिश शासन ने, यानी कि भारत में रह रहे अंग्रेजों ने सिक्किम के हिमालयवर्ती राज्य सिक्किम पर चढ़ाई कर दी और इसे 1835 में भारत के साथ मिला लिया। जब अंग्रेजों के करों से नाराज हो गया सिक्किम, तो उन्हें अंग्रेजों ने फिर क्या करा, ये हिमालय में आता है सिक्किम, तो हिमालय पर चढ़ाई कर दी, यानी कि सिक्किम पर चढ़ाई कर दी और 1835 में
भारत में रह रहे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इसको भारत में मिला लिया। इस चढ़ाई के परिणामवश चौग्याल ब्रिटिश गवर्नर के अधीन एक कठपुतली राजा बनकर रह गया। तो वहाँ का तो नामग्याल राजवंश का वहाँ पे वो चल रहा था, नामग्याल वंश का राज चल रहा था वहाँ पे। जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया 1835 में सिक्किम के ऊपर, तो वहाँ का जो राजा था सिक्किम का, वो कठपुतली बनकर रह गया, अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। अंग्रेज अफसर सर जोसेफ डॉल्टन और डॉक्टर आर्चीबाल्ड, ये दो थे अंग्रेज अफसर थे, ये जोसेफ डॉल्टन और डॉक्टर आर्चीबाल्ड कैंपबेल, जिसमें से जो डॉक्टर आर्चीबाल्ड थे सिक्किम और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों के लिए जिम्मेदार थे। ये डॉक्टर आर्चीबाल्ड सिक्किम और ब्रिटिश के बीच में जो संबंध थे उसके लिए जिम्मेदार थे, जहाँ खराब हुए थे जो संबंध। उत्तरवर्ती सिक्किम के पर्वतों में अनुमति अथवा सूचना के बिना जा पहुंचे थे। ये दोनों अंग्रेज अफसर सिक्किम के उत्तरवर्ती पर्वतों में बिना सिक्किम की परमिशन लिए, अंग्रेज अफसर जो सर जोसेफ डॉल्टन और डॉक्टर आर्चीबाल्ड कैंपबेल थे, ये सिक्किम के उत्तरवर्ती सिक्किम के पर्वतों में बिना सिक्किम की परमिशन लिए पहुंच गए थे। तो इन दोनों अफसरों को सिक्किम सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया था। तो ये डॉक्टर आर्चीबाल्ड है जो सिक्किम और ब्रिटिश सरकार के संबंधों के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन ये दोनों ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर जोसेफ डॉल्टन और डॉक्टर आर्चीबाल्ड कैंपबेल, जो सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र से वहां बिना अनुमति के पहुंच गए थे, तो इनको दोनों अंग्रेज अफसरों को सिक्किम सरकार ने बंदी बना लिया था। वो 30 मिनट जब सिक्किम बना भारत का अंग, मतलब वो तो 1835 में तो ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना था वो सिक्किम, लेकिन असली भारत जो जिसमें भारत के लोग राज कर रहे हैं, उस भारत का हिस्सा जो सिक्किम का बना था 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चौग्याल को, यानी कि सिक्किम के राजा को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज सुनाई दी। 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चौग्याल, यानी कि सिक्किम के राजा को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे। उनके राजमहल को चारों तरफ से भारतीय सैनिकों ने घेर रखा था। 1975 6 अप्रैल 1975 को भारतीय सैनिकों के ट्रक वहां पहुंचे। उन्होंने जो सिक्किम का राजा था उसके महल को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी मशीन गन चलने की आवाज गूंजी और राजमहल के गेट पर तैनात बसंत कुमार चेत्री गोली खाकर नीचे गिरे, और उसी समय पहुंचते ही उन्होंने मशीन गन चलाई, हथियार चलाए भारतीय सैनिकों ने, और राजमहल के गेट पर जो तैनात था वहां का कोई बॉडीगार्ड जो भी रखा होगा, वहां का रक्षक होगा, बसंत कुमार चेत्री, जो भी गार्ड होगा राजा के महल पर, उसका नाम था बसंत कुमार चेत्री। वो उनको गोली लगी और गोली खाकर वो गिर गए, भारतीय सैनिकों की गोली खाकर वो गिर गए। वहां मौजूद 5000 भारतीय सैनिकों को राजमहल के 243 गार्डों को काबू करने में 30 मिनट का भी समय नहीं लगा। जो वहां पर जिस 6 अप्रैल 1975 को 5000 भारतीय सैनिक वो सिक्किम के राजा के महल के बाहर थे। पहले वहां का जो मेन गेट पर तैनात बसंत कुमार चेत्री था, उसको गोली लगी, वो गिर गया। उसके बाद जो अंदर राजमहल के अंदर कितने थे, 243 गार्ड थे वहां पर, तो उनको काबू करने के लिए 5000 भारतीय सैनिकों को 30 मिनट से भी कम समय लगा। सिक्किम की भौगोलिक परिस्थितियां। हिमालय में बसा सिक्किम एक आकर्षक और सुंदर राज्य है। हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है सिक्किम। एक आकर्षक और सुंदर राज्य और एक पहाड़ी इलाका है। रात-तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है। वहाँ रात-तीस्ता नदी है सिक्किम में, उसको सिक्किम की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया गया है, जो राज्य से उत्तर से दक्षिण तक बहती है। जो राज्य में उत्तर से दक्षिण, मतलब सिक्किम के उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहती है।
निचले हिमालय सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। जो निचला हिमालय सिक्किम का, वो वहाँ पर सिक्किम की ज़्यादा आबादी रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। राज्य में 28 पर्वत हैं। सिक्किम राज्य में 28 पर्वत हैं, पर्वत चोटियाँ हैं, 21 ग्लेशियर हैं, 227 ऊंची झीलें हैं। सिक्किम राज्य में 28 पर्वत चोटियाँ, 21 ग्लेशियर, 227 ऊंची झीलें हैं। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति क्या है? 27 डिग्री 5 मिनट उत्तर अक्षांश यानी कि उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 9 मिनट उत्तर अक्षांश और 87 डिग्री 59 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 56 पूर्व देशांतर है। दक्षिण में सिक्किम की स्थलाकृति पश्चिम बंगाल की समतल भूमि के साथ मिलती है। दक्षिण में, ये मैं ऊपर भी आपको मैप में बता चुकी हूँ, दक्षिण में सिक्किम की जो भी स्थलाकृति है पश्चिम बंगाल की समतल भूमि के, मतलब इसके सिक्किम के दक्षिण में क्या है? पश्चिमी बंगाल है। सिक्किम की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से लेकर 8,585 मीटर तक है। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, इसलिए वहाँ ऊंचाई है सिक्किम में वो 300 मीटर से लेकर 8,585 मीटर तक ऊंचाई है इसकी। सिक्किम की जलवायु कैसी है? सिक्किम की जलवायु को उत्तरी भागों में टुंड्रा प्रकार, राज्य के दक्षिणी विंग में उप उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। सिक्किम की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उत्तरी भागों में टुंड्रा प्रकार की है, राज्य के दक्षिणी विंग में उप उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। राज्य में सर्दियों, गर्मी, वसंत, शरद ऋतु और मानसून के रूप में 5 मौसम होते हैं। मेनली सिक्किम में कितने मौसम होते हैं? गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का, वसंत ऋतु भी आती है, शरद ऋतु आती है, मानसून भी आता है वहाँ पे। सिक्किम भारत के उन कुछ भागों में से एक है, उन कुछ राज्यों में से एक है जहाँ नियमित बर्फबारी होती है। मतलब सिक्किम भारत के उन राज्यों में शामिल है, उनमें से एक है यहाँ पर बर्फबारी होती है, जिनकी बर्फ पड़ती है। मानसून के महीनों के दौरान राज्य में भारी वर्षा होती है। जब मानसून का मौसम होता है तो सिक्किम राज्य में बारिश होती है, जिससे भूस्खलन की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जो भूमि होती है जगह जगह से फटने लगती है। राज्य में 11 दिनों तक लगातार ना रुकने वाली सबसे लंबी बारिश का रिकॉर्ड है। एक बार सिक्किम में ऐसी भी बारिश हुई थी जो लगातार होती रही थी। सर्दियों और मानसून के दौरान कोहरे का असर राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर भी पड़ता है। सर्दियों और मानसून के दौरान कोहरे की चादर बिछ जाती है, जो राज्य के बहुत सारे हिस्सों में उसका कोहरे का असर भी पड़ता है। सर्दियों और जब बारिश आती है वहाँ पर, जब ठंड होती है तो वहाँ पे कोहरा बहुत सारे हिस्सों में पड़ने लगता है। पूर्वी हिमालय में एक बहुत ही छोटा पहाड़ी राज्य सिक्किम है, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। ये आपको पहले मैप में बता दिया गया है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रधान भाषाएं हैं लेप्चाम और भूटिया। वहाँ की भाषाएं क्या है? लेप्चाम और भूटिया। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला 22वां राज्य है, जो हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो देश के पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी, मतलब सिक्किम में हमारे भारत का दूसरा राज्य है जिसकी आबादी कम है, और 22वां राज्य है। भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और 22वां राज्य है, जो हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। पूर्व और उत्तर वाली साइड में ये आता है। दक्षिण से ये पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में भूटान से, और पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हिस्से पर स्थित है। यह पर्यटकों का काफ़ी पसंदीदा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर पहाड़, गहरी घाटियाँ और जैव विविधता है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। यह शिवालिक की पहाड़ियों पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा, जो
को भी गंगटोक से देखा जा सकता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है जो वो कंचनजुंगा है, जो कंचनजंगा है, जो गंगटोक से भी देखा जा सकता है। दुनिया के तीसरा जो बड़ा पर्वत है कंचनजंगा, वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से देखा जा सकता है। सिक्किम भारत का पूर्णतया ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है। ऑर्गेनिक खेती मतलब जिसमें खाद्य वगैरह नहीं डालते। सिक्किम भारत का पूर्णतया ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य और पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। अब आ जाएंगे इसके सिक्किम के व्यंजन। सिक्किम के व्यंजन पूर्वोत्तर भारत में स्थित सिक्किम राज्य का व्यंजन। सिक्किम के व्यंजन पूर्वोत्तर भारत में स्थित सिक्किम राज्य का व्यंजन है। चावल एक मुख्य भोजन है। सिक्किम राज्य के व्यंजन क्या है? चावल एक मुख्य भोजन है और किण्वित खाद्य पदार्थ पारंपरिक रूप से भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चावल एक तो मुख्य भोजन हो गए वहां पे। और नेपाली व्यंजन लोकप्रिय है क्योंकि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारतीय जातीय नेपाली बहुमत है। एक तो चावल वहाँ का मुख्य भोजन है। नेपाली व्यंजन लोकप्रिय है क्योंकि वहाँ की ज्यादा आबादी नेपाली लोग रहते हैं। तो नेपाली व्यंजन लोकप्रिय है क्योंकि वहाँ के सिक्किम में ज्यादा नेपाली लोग रहते हैं। सिक्किम में कई रेस्तरां विभिन्न प्रकार के नेपाली व्यंजन परोसते हैं। वहाँ पे कई मतलब होटल वगैरह हैं, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर नेपाली व्यंजन परोसे जाते हैं, जैसे कि नेवा और थाकली। नेपाली व्यंजन कौन से? नेवा और थाकली। ये अगर वहाँ के रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको खाने को मिलेगा नेवा और थाकली व्यंजन, जो कि नेपाल के हैं, सिक्किम में। तिब्बती व्यंजनों ने सिक्किम के व्यंजनों को भी प्रभावित किया है। तो जो सिक्किम के व्यंजन है खाने के, वो तिब्बती व्यंजनों से भी प्रभावित हैं। सिक्किम के नागरिक भारत के सभी मुख्य हिंदू त्योहारों जैसे दीपावली और दशहरा मनाते हैं। ये सिक्किम की संस्कृति है, तो संस्कृति में उसके त्योहार भी आ जाते हैं। तो सिक्किम के लोग क्या करते हैं? दीपावली हिंदू त्योहार है, जो दीपावली दशहरा भी मनाते हैं। बौद्ध धर्म के त्योहार हैं जो लूसोंग, सागा दावा, लाहबाब, ड्यूचेन, डुबका, टेशी और भूमचू वे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। बौद्ध धर्म, वहाँ हिंदू धर्म के दो त्योहार दीपावली और दशहरा। बौद्ध धर्म के त्योहार लूसोंग, सागा दावा, लाहबाब, ड्यूचेन, डुबका टेशी और भूमचू के त्योहार हैं। ये बौद्ध धर्म के त्योहार हैं जो वो मनाते हैं सिक्किम के लोग। लोसर, तिब्बती नववर्ष लोसर, जो कि मध्य दिसंबर में आता है, के दौरान अधिकतर सरकारी कार्यालय एवं पर्यटक केंद्र हफ्ते भर के लिए बंद रहते हैं। लोसर तिब्बती नववर्ष लोसर, जो कि मध्य दिसंबर में आता है, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास आता है, के दौरान अधिकतर सरकारी कार्यालय और पर्यटक केंद्र हफ्ते भर के लिए बंद रहते हैं सिक्किम में। गैर मौसमी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में बड़े दिन को गंगटोक में प्रसारित किया जा रहा है। गैर मौसमी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में बड़ा दिन मनाया जाता है वहाँ पे। सिक्किमी भाषा दक्षिणी तिब्बती भाषाओं में से एक है। सिक्किमी भाषा दक्षिणी तिब्बती भाषाओं में से एक है। इसे सिक्किमी, तिब्बती, भूटिया, ड्राओंजोके आदि नामों से भी जाना जाता है। सिक्किम तथा पूर्वोत्तर नेपाल में इसे भूटिया लोग बोलते हैं। सिक्किमी भाषा है जो उसमें सिक्किमी भाषा में दक्षिणी तिब्बती भाषाओं में से एक है। सिक्किम की जो भाषा है वो दक्षिणी, तो तिब्बत की में भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से एक है। इसे सिक्किमी, तिब्बती, भूटिया, ड्राओंजोके आदि नामों से भी जाना जाता है। सिक्किम तथा पूर्वोत्तर नेपाल में इसे सिक्किम और पूर्वोत्तर नेपाल में से भूटिया लोग बोलते हैं, जो भाषा सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम के लोग अपनी भाषा को ड्रेंजके तथा अपनी जन्मभूमि को ड्रेनजोंग कहते हैं। सिक्किम के लोग अपनी भाषा को ड्रेनजिके तथा अपनी जन्मभूमि को ड्रेनजोंग कहते हैं।
सिक्किम की शिक्षा साक्षरता प्रतिशत दर 69.68% जो कि पुरुषों में 76.73% तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 69.68% लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। पुरुष कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, 76.73, महिलाएं 61.46% महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत दर है। और ATTC बारदांग, सिंगताम तथा CCCT चिसोपानी नामची में है। अधिकतर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए सिलीगुड़ी अथवा कोलकाता आते हैं। सिक्किम के ज़्यादातर विद्यार्थी कहाँ जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, सिलीगुड़ी या कोलकाता। बौद्ध धार्मिक शिक्षा के लिए रूमटेक गोम्पा द्वारा संचालित नालंदा नवविहार एक अच्छा केंद्र है। अगर बौद्ध शिक्षा लेनी हो, बौद्ध धार्मिक शिक्षा लेनी हो तो के लिए रूमटेक गोम्पा द्वारा संचालित जो नालंदा नवविहार एक अच्छा केंद्र है बौद्ध धार्मिक शिक्षा लेने के लिए। सरकारी विद्यालयों की संख्या 1545 है वहाँ पे। निजी विद्यालय भी हैं जो मुख्यतः नगरों में है, यानी कि शहरों में निजी विद्यालय भी है। उच्च शिक्षा के लिए सिक्किम में लगभग 12 विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य विद्यालय हैं। सिक्किम में उच्च शिक्षा लेने के लिए 12 महाविद्यालय तथा अन्य विद्यालय हैं। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी, चिकित्सा तथा प्रबंध के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय वो अभियांत्रिकी, चिकित्सा तथा प्रबंध के क्षेत्रों में, यानी कि मैनेजमेंट और चिकित्सा हो गया, ये मेडिकल में के क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करता है। वह अनेक विषयों में दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रदान करता है, मतलब लोग प्राइवेट भी करना चाहें तो वो भी, वह अनेक विषयों में दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रदान करता है सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय। राज्य संचालित 2 बहुशिल्प केंद्र, राज्य द्वारा चलाए जाने वाले 2 बहुशिल्प केंद्र हैं, उच्च तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र और संगणक एवं संचार तकनीक केंद्र आदि अभियांत्रिकी की शाखाओं में सनद पाठ्यक्रम चलाते हैं। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, ये उसकी पिक्चर है। यहाँ पर ये मेडिकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाई जाती है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, विश्वविद्यालय है। ये जीव जंतु एवं वनस्पति है वहाँ की, ऐसे जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे। सिक्किम के वनस्पति में उप उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन क्षेत्रों से होने वाली प्रजातियों की एक बड़ी श्रृंखला के साथ रोडोडेंड्रॉन राज्य पेड़ है। वहाँ का रोडोडेंड्रॉन वहाँ का राज्य पेड़ है। सिक्किम का राज्य पेड़ क्या है, रोडोडेंड्रॉन। सिक्किम की निचली ऊंचाई में आर्किड, अंजीर, लॉरेल, केला, साल के पेड़ और बांस जो उप उष्णकटिबंधीय प्रकार के वातावरण में पनपते हैं। सिक्किम की निचली ऊंचाई में ऑर्किड, अंजीर हम खाते हैं सारे, लॉरेल, केला, साल के पेड़ और बांस जो उप उष्णकटिबंधीय प्रकार के वातावरण में पनपते हैं। निचली ऊंचाई में ऑर्किड, अंजीर, लॉरेल, केला और साल के पेड़ और बांस पनपते हैं। 1500 मीटर से ऊपर समशीत उष्ण ऊंचाई में ऑक्स, मैपल, बर्च, अल्डर और मैग्नोलिया बड़ी संख्या में बढ़ते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्स, मैपल, बर्च, अल्डर और मैग्नोलिया बढ़ते हैं। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति में जूनियर पाइन, FIR, साइप्रस और रोडोडेंड्रॉन जो वहाँ का राज्य वो है पौधा है शामिल हैं। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति में जूनियर पाइन, FIR, साइप्रस और रोडोडेंड्रॉन शामिल है और आमतौर पर 3500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं पौधे वहाँ पर। सिक्किम में करीब 5000 फूल पौधे हैं, 515 दुर्लभ ऑर्किड है,
जिनकी मतलब ख़त्म होने वाली है। जो दुर्लभ ऑर्किड है 60 प्राइमुल्लस प्रजातियां, 36 रोडोडेंड्रॉन प्रजातियां, 11 ऑक्स किस्में, 23 बांस की किस्में, 16 शंकुधारी प्रजातियां, 362 प्रकार के फर्न और फर्न सहयोगी, 8 पेड़ के फर्न और 424 औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबाइल सिक्किम का आधिकारिक फूल है। ये वाला ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबाइल सिक्किम का आधिकारिक फूल है। ये वाला ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबाइल सिक्किम का आधिकारिक फूल है। बुरुश, इसको रेडोडेंड्रॉन भी बोलते हैं, सिक्किम का राज वृक्ष है ये। बुरुश रोडोडेंड्रॉन सिक्किम का राज वृक्ष है। सिक्किम में खेले जाने वाले प्रसिद्ध खेल। सिक्किम ने भी अब धीरे धीरे साहसिक खेलों के क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, जो इस स्वर्गीय भूमि को रोमांच चाहने वालों के लिए स्वर्ग में बदल देता है। अपनी सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने से लेकर अपनी भयंकर नदी के पानी के माध्यम से नेविगेट करने तक के खेल हैं वहाँ पर। स्कीइंग, हाल ही में सिक्किम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने लाचुंग और जुमथांग में 2 स्थानों फुनी में स्नो स्कीइंग की शुरुआत की है। स्कीइंग वहाँ पे की जाती है सिक्किम में। हाल ही में सिक्किम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने लाचुंग और जुमथांग में 2 स्थानों पर स्नो स्कीइंग शुरू की है, ताकि धीरे धीरे सिक्किम को ध्यान में लाया जा सके कि वह भारत का सबसे अच्छा स्कीइंग गंतव्य है। स्कीइंग की पिक्चरें। अब अगर रिवर राफ्टिंग, सिक्किम में राफ्टिंग का सबसे अच्छा समय मार्च से मई तक। अगर आप वहाँ पे सिक्किम में राफ्टिंग करना चाहते हो तो मार्च से मई तक वहाँ कर सकते हो। ये है पैराग्लाइडिंग। सिक्किम में कई प्रतिष्ठित पैराग्लाइडिंग संस्थान हैं, जहाँ आप प्रमाणित प्रशिक्षकों को अपने साथ उड़ान भरने के लिए पा सकते हैं। ट्रैकिंग, गोइचा ला ट्रैक सिक्किम के सबसे अच्छे ट्रैक में से एक है और इसे शक्तिशाली कंचनजंगा सहित 14 से अधिक ऊंची पर्वत चोटियों के लुभावने दृश्यों के लिए जाना जाता है। पर्वतारोहण, सिक्किम संगीत। सिक्किम अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भारत में पश्चिमी शैली के संगीत का केंद्र है। हिप हॉप और रैप संगीत किशोरों और युवाओं के बीच भी लोकप्रिय है। मतलब इसमें वेस्टर्न शैली के जो म्यूज़िक है वो उसके लिए पॉपुलर है। उसका केंद्र कह सकते हैं सिक्किम को। पश्चिमी शैली जिनके वेस्टर्न म्यूज़िक का केंद्र कह सकते हैं। वहाँ हिप हॉप रैप संगीत जो नौजवान लोग बच्चे हैं वहाँ के लोग हैं उनके बीच में लोकप्रिय है। अनीशा और नितेश गुलाबी की उत्पत्ति और यूएनबी राज्य में अन्य पॉप प्रभावित संगीत कृतियों में से हैं। संगीत बनाने वाले भिक्षु, सिक्किम पूर्वोत्तर से एक तस्वीर। संगीत बनाने वाले भिक्षु सिक्किम पूर्वोत्तर के लोग हैं जो संगीत बनाते हैं, उनकी वो है। आगे बढ़ते सिक्किम के नृत्य है। कुल के साथ सिक्किम की आबादी को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सिक्किम कुल भी होते हैं वहाँ पे, और सिक्किम में की आबादी को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नामत, लेपको, भूटियास और नेपाली। राज्य स्वचालित रूप से एक बहुसांस्कृतिक बन जाता है। इन समुदायों में से प्रत्येक की अपनी भाषा, संस्कृति और नृत्य हैं। लेप्चा देश के शुरुआती निवासियों के पास धार्मिक या पारिवारिक कार्यों के लिए जाने वाले नृत्यों का निम्नलिखित सेट है।
सिक्किम की आबादी को प्रमुख 3 समूहों में बांटा गया है: नामत लेपको, भूटियास और नेपाली। राज्य स्वचालित रूप से एक बहुत सांस्कृतिक बन जाता है, मतलब 3 तरीके के लोग रहते हैं वहाँ, लेपको, भूटियास और नेपाली। तो इससे वहाँ की जो संस्कृति है बहुत संस्कृति बन जाती है। राज्य स्वचालित रूप से एक बहुत सांस्कृतिक बन जाता है, बहुत ज़्यादा संस्कृतियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इन समुदायों में से प्रत्येक की अपनी भाषा है। जो 3 तरीके के समूह हैं उनकी अलग अलग भाषा है, अपनी अलग अलग संस्कृति और नृत्य हैं। लेपचा देश के शुरुआती निवासियों के पास धार्मिक या पारिवारिक कार्यों में किए जाने वाले नृत्यों का निम्नलिखित सेट है। लेपचा लेपचा क्या है? जो वहाँ के निवासी हैं वो धार्मिक या पारिवारिक कार्यों में जो नृत्य करते हैं उनका सेट है लेपचा। सिक्किम में लेपचा वहाँ के नृत्यों का एक सेट है, जो उनके पारिवारिक कार्य कोई फंक्शन होता है या धार्मिक फंक्शन होता है वहाँ पे किया जाने वाला लेपचा नृत्य है। चू फाट डांस माउंट कांगचेनजुंगा राज्य की जीवन शक्ति। इस नृत्य के रूप में लेपचा समुदाय के लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। चू फाट डांस है वहाँ का। माउंट कांगचेनजुंगा राज्य की जीवन शक्ति। इस नृत्य के रूप में लेपचा समुदाय के लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। माउंट कांचनजुंगा राज्य की जीवन शक्ति, ये उसका नाम है, नृत्य का नाम है। ये लेपचा समुदाय के लोग करते हैं इस नृत्य को। सिंगी चैम स्नो लाइन डांस के नाम से डांस के नाम से भी जाना जाता है। ये नृत्य पवित्र माउंट खांगचेडेंगा और इसकी 4 सहयोगी चोटियों को श्रद्धांजलि देता है। थैंक यू। ये था आपका 9th और मतलब 9, 10th, 11, 12th के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है। जो 10th और 12th के बच्चे अगर मतलब को तो कर रहे ही हैं, क्योंकि उनके जो एडमिट कार्ड है इसके मार्क्स चढ़ने के बाद ही उनको वो डाउनलोड कर सकेंगे। ये क्या है? आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, जो कि आपके उसका हिस्सा बन चुका है करिकुलम का। तो इस साल ये प्रोजेक्ट आए, सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट है, हो सकता है अगली बार कोई और प्रोजेक्ट आए। शुरुआत से देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने वैसे सारा आपको सुना दिया है पढ़ के क्या क्या है इसमें। पहले ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट है, सिक्किम के ऊपर है। ये आपको सिक्किम का मैप है, ये सिक्किम का इतिहास है, ये वहाँ का प्राचीन राजतंत्र के दौरान का झंडा। ये बौद्ध भिक्षु जो वहाँ पर आए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने। ये वहाँ के पहले राजा का चित्र है, नामग्याल राजा का। तो आप बच्चों जो भी बनाओ इसके ऊपर प्रोजेक्ट, उसको पढ़कर और समझकर ही बनाना, ताकि ये जो सरकार ने बनाया है इसका मोटिव पूरा हो सके। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मोटिव पूरा हो सके अगर इसके बारे में आपको ढंग से नॉलेज हो।